नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी में विधानसभा चुनाव का मौसम हो और ऐसे मौसम में सियासी दल जनता के बीच जाकर ऐलान और एक दूसरे पर तंज न करें तो फिर चुनाव कैसा। ये मैं नहीं कह रहा, ये चुनावी इतिहास बताता है, जिसको समाजवादी पार्टी और बीजेपी बखूबी साबित भी करते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर यूपी में समाजवादी सरकार बनती है तो वो यूपी में बिजली मुफ्त देंगे। साथ ही अखिलेश ने किसानों को साधते हुए कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अखिलेश के ऐलान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। योगी ने कहा कि फ्री में बिजली बाद में देना लोग अभी भूले नहीं हैं, जब लोगों को बिजली भी भेदभाव करके ही दी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बसपा सुप्रीमो पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि बहन जी डर गईं, इसीलिए बाहर नहीं निकल रही। जिसके बाद मायावती ने भी अमित शाह पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बसपा के कार्यकर्ता डरे नहीं हैं, बल्कि उनके पास रैली करने के लिए पैसे नहीं हैं। सियासी दलों के लिए चुनावी मौसम में वादा करना और बाद में उसे अपने मुताबिक लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूपी में बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है, तो फिर अमित शाह की ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो उन्होंने मायावती को एक्टिव करने के लिए उन पर तंज कसा। क्या ये बसपा को एक्टिव मोड पर लाकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की चाणक्य नीति है? कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इतना इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला। जिसके यहाँ छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला। अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। बताओ। और वो पहला डिजिटल इंडिया का इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि दोनों व्यापारियों के नाम एक से हैं, दोनों का नाम एक सा है, दोनों का रहने वाली जगह एक है, दोनों का मोहल्ला एक है, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के जो घर हैं वो एक जगह हैं। अगर कन्नौज में घर है तो दोनों का घर है, कानपुर में घर है तो दोनों का घर है, मुंबई में घर है तो दोनों का घर है, और कारोबार भी एक सा है, एक्सपोर्ट भी एक सा है। तो इसलिए इन्होंने छापा हमारे यहाँ नहीं मारा था। पहले इन्होंने अपने यहाँ छाप मारा था। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा जो वहां पर निकला है। और सबसे बड़ा सवाल है, बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और कभी कभी काम में, कारोबार में, और जब हम एक दूसरे के बीच में पैसे को इधर से उधर करते हैं तो कब सफेद का काला हो जाए, काला से सफेद हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनियों करनी में कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे।
और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। कि तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया है, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है मित्रों। ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी है। लेकिन जब ये पार्टियां सत्ता में नहीं होती हैं तो तब ये पार्टियां हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने से कई कई महीने पहले तब ये सब ताबड़तोड़ जनसभाएं आदि नहीं करती हैं और फिर इनको अपने विरोधियों पर ठंडी गर्मी व हमारी संस्कृति के बनाए गए रिश्ते नातों आदि को भी लेकर कटाक्ष करने की याद नहीं आती है, क्योंकि उन पर फिर पैसा इनकी पार्टी का ही लगता है, अर्थात सरकार का नहीं। साथ ही दूसरी पार्टियों के सत्ता के होने की वजह से फिर ये पार्टियां कटाक्ष करना भी भूल जाती हैं, अर्थात फिर ये पार्टियां सत्ता में आने से पहले हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने के नज़दीक केवल स्टेट लेवल पर व कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्तर पर अधिकांश अपने अपने कार्यालयों पर ही अपनी तैयारी करती हैं। ये सब इन पार्टियों के साथ साथ हमारे मीडिया बंधुओं को भी मालूम है। वैसे भी इन सब मामलों में हमारी पार्टी इन पार्टियों की नकल करने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखकर पूरे सूझबूझ से काम करती है। उत्तर प्रदेश में सियासी तीर लगातार जोरों पर हैं और इसी कड़ी में अमित शाह के वार के बाद पलटवार में बसपा से जो वह पलटवार सामने आया तो साफ साफ मायावती ने कह दिया कि सत्ता के लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वह सरकार के और गरीबों के खजाने की गर्मी है। हमारी पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है, दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों और पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। मायावती ने साफ कर दिया कि जो ये भीड़ है रैलियों में, ये सरकारी कर्मचारियों की और टिकट चाहने वालों की भीड़ है और ये सब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में देखने को मिल रही है। और बसपा प्रमुख ने यह भी कहा उनकी पार्टी गरीबों और शोषितों की है, पूंजीपतियों की नहीं। हमारे लोग इसका खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय सैनी भाजपा से, हिमांशु वाजपेयी समाजवादी पार्टी से, अरविंद विद्रोही राजनीतिक विश्लेषक और राजीव उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी से। आप चारों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अजय जी आपके पास आएंगे। देखिए अजय जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अजय जी देखिए, ये जो बहन बुआ
बबुआ, ये जो कटाक्ष है उनको लेकर मायावती ने भी साफ साफ कहा है कि ये रिश्तों को लेके सांस्कृतिक स्तर पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि गरीबों और मजलूमों की पार्टी है और सरकारी धन का दुरुपयोग है रैलियां। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और बीते 5 वर्षों में योगी सरकार ने जो कार्य किए वो सराहनीय कार्य है। कोरोना काल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि सरकार की ओर से क्या सेवाएं उत्तर प्रदेश की जनता को मुहैया कराई गई है। और आज मैं ये पूरे गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक मजदूर किसान विदेशी सरकार है। चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, जितनी भी नौकरियां निकाली गई है किसानों के लिए है, जो उनके जितने भी किसानों को फायदे पहुंचाए जा सकते थे, जिस हद तक तो सरकार ने अपने पूरे प्रयास किए। और आज आप देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश के अगर रोडे आप देख लीजिए, एक जिले से दूसरे जिले में जाना कितना आसान हो गया। जो अभी रात को महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज रात को 1 बजे भी उत्तर प्रदेश में महिला अगर कहीं रखती है तो उसे डरने की बात नहीं है। अपराध इतने कम हुए हैं, वो आप लोगों को भी पता है, और आपके शहर के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, अपराध भी इतने कम हुए हैं, उनकी संख्या जो कम हुई है, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर एक योगी सरकार ने की है। इससे पहले की सरकारों के अंदर अपराधियों को सरकारें शरण दिया करती थी। शरण उन्हें आज भी मिल रही है, लेकिन वो जेल के अंदर मिल रही है, ना कि बाहर। आज जितने भी अपराधी थे वो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी से घर तक जेल के अंदर बैठे हैं, क्योंकि अब उनका घर बाहर नहीं है, अंदर है। तो ये कहना बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार एक रोल मॉडल सरकार है। बाकी बुआ और बबुआ इन्हें अब आगे भविष्य में कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम पूर्ण बहुमत से दोबारा वापसी कर रहे हैं। ठीक बात है। हिमांशु वाजपेयी जी, हिमांशु वाजपेयी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। हिमांशु वाजपेयी जी, जनता की जो झोली है वो तो लबालब भर रही है। कहीं से स्मार्टफोन आ रहा है, कहीं से बिजली फ्री आ रही है, कहीं से कुछ फ्री आ रहा है, और ये जो आइडिया है 300 यूनिट वाला, ये तो आपने सीधा कॉपी मार दिया आम आदमी पार्टी से। हेलो जी, देखिए, पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, अगर इतने ही विकास के झंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गाड़े हैं उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष के अंदर, और इतना विकास कार्य योगी सरकार ने किया है, तो आज जब चुनावी मंचों से इनके बड़े बड़े नेताओं को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनावी मंच मिलता हो, चाहे गृह मंत्री को मिलता हो, चाहे योगी जी को स्वयं मिलता हो, या तमाम मंत्री जो आयातित मंत्री दिल्ली से आ रहे हैं, उनको किसी को भी कभी चुनावी मंच मिलता है तो वो विकास पर चर्चा क्यों नहीं? क्यों उनको लाल टोपी, निजाम, बुआ बबुआ, इस प्रकार के बयानों का पीछे क्यों छिपना पड़ रहा है? अगर इतना विकास कार्य किया है, और आपकी कोरोना में जो विकास कार्य किए उसकी बात कर रहे थे, निश्चित रूप से कोरोना में योगी सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में गंगा में लाशें नहीं तैरी होंगी। ये खैर प्रशंसनीय कार्य है योगी सरकार का। और दूसरी बात, जनता की जो बात रही, देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदैव, हमने जब लैपटॉप बांटने की घोषणा करी थी तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बच्चों के हाथ में झुंझुना देने का काम कर रही है समाजवादी सरकार, और आज यही लोग झुंझुने भी बांट रहे हैं और उन झुंझुनों का प्रचार भी कर रहे हैं, जिसको ये झुंझुना बोला करते थे। हम लोग हमेशा संकल्पित रहे, जो भी संकल्प पत्र समाजवादी पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र हमने बनाया है उसको 100% पूरा करने का काम किया और प्रयास किया है। रही बात
बिजली की, तो उत्तर प्रदेश में आज के अंदर देश में सर्वाधिक महंगी बिजली यदि कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश का बिल उलूल जुलूल बिल बिजली विभाग के लोग भेजते हैं और बिल सही कराने के नाम पर जो उपभोक्ता है उनका उत्पीड़न होता है। ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हों, सभी लोग जानते हैं। हम तो सीधी सी बात ये पूछते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक बिजली महंगी क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि जनता को किसी चीज से राहत मिलती है और हम उसको, मैं तो कहता हूँ कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संकल्प पत्र जारी करे, तो मैं अपने ऊपर इस बात को लागू करता हूँ कि यदि आपके साथ सवाल होता है कि आप इस चीज को कैसे रेगुलेट करेंगे, तो हमें उस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उस चीज का हमारे पास पूरा डाटा होना चाहिए कि आखिर हम ये फ्री देंगे तो इसको कहाँ से पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से हम ये भी तथ्य जनता के सामने रखने का काम करेंगे, चुनाव से पहले करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी पिछले दिन ही डिबेट हुई थी। पिछले दिन ही मैंने कहा था कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। अभी कोरोना पर बहुत पीठ थपथपा रहे थे, बहुत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अद्वितीय पराक्रम और उनके कार्य की प्रशंसा कर रहे थे, जबकि इन्होंने ही दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने उन हजारों लोगों की मौत को बेईमानी साबित किया है, उन हजारों लोगों की मौत का उपहास उड़ाने का काम किया है, जिन्होंने प्रदेश के किसी न किसी अस्पताल के दरवाजे पर बेड पर। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे हिमांशु वाजपेयी के पास। हिमांशु वाजपेयी जी, देखिए, ये जो आपने बिजली फ्री की घोषणा की है, ये तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा है जिसको आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है 300 यूनिट का। देखिए, कहीं ना कहीं जहाँ भी चुनाव होता है, हर दल का अपना एक संकल्प पत्र होता है, और जो आम जनमानस के दैनिक उपयोगिता की चीजें हैं वो यही है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो, ये आम जनमानस की उपयोगिता की चीजें हैं। तो इन्हीं पर प्रयास करता है, हर एक दल ये प्रयास करता है कि इन्हीं चीजों पर आम जनमानस को राहत देने का काम करें। यदि जनता अवसर दे तो इन्हीं चीजों पर राहत देने का काम करें। जैसे हमने पिछली सरकार में समाजवादी पेंशन 500 रुपए देने का जो संकल्प पत्र में वादा किया था, हमने लगातार 5 वर्ष उस वादे पर हम कायम, जब तक हमारी सरकार रही। हमने प्रत्येक बहन बेटी को 500 रुपए समाजवादी पेंशन देने का काम किया। हमने लैपटॉप देने का जो भी संकल्प पत्र में लिया था, हमने लैपटॉप देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के लगभग हर गांव में आपको समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिया हुआ लैपटॉप मिलेगा, और काम करता मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि आपको खराब स्थिति में मिलेगा। ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे। राजीव उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है आपको? राजीव उपाध्याय जी, ये जो बयान दिया है बीजेपी ने कि रैलियां नहीं निकाल पा रहे हैं, डर गए हैं आप, तो आपको भी मैदान में लाके खड़ा कर दिया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है अभी तत्कालिक रैली में ला करके, और इस देश की और इस प्रदेश की जनता को 9 वर्ष का ये तोहफा है कि 9 वर्ष न मनाइए, लेकिन 2-2 लाख की भीड़ इनकी रैलियों में आवे। दूसरी चीज आपको बताऊं कि रैलियों में भीड़ किस तरह से लाई जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। रोडवेज की सारी बसें लगा करके, उत्तर प्रदेश सरकार के सारे अधिकारियों को लगा करके, नगर निगम के कर्मचारियों की भीड़ों को इकट्ठा करके, और दिखावा हो रहा है कि एक टेम्पो बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से रास्ते पे चल रही है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज हमने खत्म कर दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश में केवल 3 ही माफिया थे? एक मुख्तार अंसारी, एक अतीक अहमद और एक आजम खान। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे होंगे, वो ये नहीं बता पाएंगे कि चौथा कौन सा माफिया है जिसको हमने जेल की सलाखों में भेजा और उसके खिलाफ कार्रवाई किया। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर लिस्टेड माफिया नहीं होंगे तो 500 कम से कम होंगे।
लेकिन जो दिखावा की कार्रवाई, या तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि सारे बचे हुए माफिया हमारे दल को स्वीकार कर लिए हैं, जैसे कि जितने भी दागी नेता पश्चिम बंगाल में थे, वो जब चुनाव आया तो सारे दागी नेता भारतीय जनता पार्टी के कमल रूपी साबुन से नहा करके गंगा सागर में और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वच्छ हो गए थे। बड़े बड़े घोटाला, चाहे वो शारदा घोटाला हो, चिट फंड घोटाला हो, जो सारे लोग शामिल थे। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी ये दोनों अलग हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बतावें कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस जनमानस पे इतना विश्वास होता तो ये जन विश्वास यात्रा निकालने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल पहले जो संकल्प पत्र लाई थी, उन संकल्प पत्रों में फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी। एक आज जिस तरह से सौगातों की बौछार हो रही है, अगर ये 5 साल पहले पैसा आ गया होता पहले दूसरे बजट के दरमियान, तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी होती। लेकिन वो तो यही स्थिति है जिस तरह से बिहार में प्रधानमंत्री जी गए थे और आरा जनपद में रैली में अनाउंसमेंट कर रहे थे कि बिहार के वासियों बताओ 1 लाख करोड़ दे दूं कि 2 लाख करोड़ दे दूं। वही स्थिति कमोवेश उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। आज पिछले 1 महीने से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं आ चुकी हैं। लेकिन क्या मार्च के बाद ये योजनाएं बची रह पाएंगी? क्योंकि जिस तरह से ये योजनाएं लॉन्च की गई है, ये उत्तर प्रदेश की सारे जनता जानती है कि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी सपने जिस तरह से 14, 17, 19 में दिखाई, उस तरह से आज दिखा रहे हैं प्रिंट मीडिया और आपके मीडिया के माध्यम से कि ये देखिए 2 लाख करोड़ रुपया लाए हैं और आपका कायाकल्प कर देंगे। अगर कायाकल्प कर दी होती भारतीय जनता पार्टी तो आज ये स्थिति ना आती। आज भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, परेशान है कि उनकी सत्ता जा रही है। आप खुद बताइए कि एक 15 रुपए का टीका लगाते हैं। भारत वर्ष में कोई पहली बार टीकाकरण नहीं हुआ है और न ही पहली बार महामारी आई है। इस दुनिया के अंदर महामारियों का दौर आज से नहीं प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और जब हमारी सरकारों के पास संसाधने कम थे तब भी कई तरह की ये बीमारियां आई थी और महामारी आई थी। और उस समय भी ये जो हम लोगों के हाथों पे एक निशान दिखाई देता है, बाहों पे चवन्नी अठन्नी की तरह एक निशान दिखाई देता होगा आप सब लोगों के हाथों पे, ये कहीं ना कहीं टीका का ही निशानी है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनके भी निशान लगे होंगे और हमारे देश सहित पूरे दुनिया में टीकाकरण मुफ्त ही किया जाता है। और पहली बार टीकाकरण में ये दिखाया गया कि ये टीका देखिए, बिल्कुल ये फोटो देख लीजिए, अगर ये ना होते तो टीका जो है न लग पाता और आप बचते मैं आऊंगा आपके पास। की भावनाओं को बताने का प्रयास किया गया इस राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव जी, मैं आऊंगा। अरविंद जी, ये जो 2 सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप कह रहे थे कि बसपा अंदर अंदर अपना काम कर रही है लेकिन मैदान में लाके खड़ा कर दिया। अब ये चाणक्य नीति कहिए या इसके भीतर एक सवाल और ये भी हो सकता है कि ये जो एक स्विंग वोटर होता है, ये स्विंग वोटर जो बदल जाता है ऐन मौके पर, क्या पता ये स्विंग वोटर पिछली बार 41% था, अमूमन 25% है सारे वोटर में से, तो उसमें से 41% था जो बदल गया था एकदम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है यही चाणक्य नीति है कि बसपा को भी खींच के मैदान में ला दिया गया है? चंद्रशेखर जी, हाँ धन्यवाद। और सबसे पहले आज सबसे बात करने में 9 वर्ष जो 2022 है उसकी सबको शुभ और मंगल कामनाएं जी। हम सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे, इस मंगल कामना के साथ। पहले एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं, अभी मैं सुन रहा था, देश में बड़ी विचारधारा है समता समानता की, कि सब लोग एक साथ रहें, उसमें समाजवाद उसको जो वास्तव में जीवन जीने की शैली होती है वो समाजवाद होता है। मैं अरविंद जी चर्चा आपसे जारी रखूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे अरविंद विद्रोही के पास। अरविंद जी,
मैदान में लाके खड़ा कर दिया बसपा को। जी हाँ चंद्रशेखर जी, हाँ अभी 29 तारीख को ही आपके साथ विमर्श में हाँ। इस बात को मैंने कहा था, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं मुश्किल से 2 मिनट एक बात कहना चाहता हूँ। जी। देश में जो आदिकाल से सोच है कि जो वंचित तबका हो, कमजोर तबका हो, उसको हम शासन सत्ता कोई भी रही, राजतंत्र लोकतंत्र, उससे हम उम्मीद करते हैं कि उसको राहत दी जाए और कोई अच्छा काम किया जाए तो उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको हम बख्शीश भी दें खुश होकर के, शासन सत्ता, राजतंत्र या लोकतंत्र। लेकिन आम नागरिकों के लिए, सक्षम नागरिकों के लिए राहत और बख्शीश की राजनीति न सनातन समाज में और न समाजवादी अवधारणा में, न किसी भी विचारधारा में वो है। ये केवल चुनावी लाभ लेने के लिए एक ट्रेंड जो चला, कर्जा माफी से लेकर के अब तमाम मुफ्त योजनाओं का, इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है स्वस्थ लोकतंत्र पर। जो सक्षम व्यक्ति भी है, जो बिजली का बिल भी दे सकता है, सामूहिक माफी में उसका भी माफ हो जाएगा। तो ये सुविधाएं निर्बल वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, कमजोर तबके के लिए होनी चाहिए। और अगर सुविधा देनी है तो जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में कोई पास है या पढ़ने में कोई निर्बल वर्ग का, कमजोर तबका है, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, संप्रदाय का हो, उसको सरकार सुविधा दे। यही संकल्पना है अच्छे समाज की, अच्छे लोकतंत्र की। लेकिन चुनावी लाभ के लिए एक होड़ सी मच गई है कि हम फ्री 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 सब फ्री, जबकि आप सुविधा पैसा लेके, जैसा कि देने में आफत है, अच्छी सड़क नहीं बन पा रही, टैक्स पेयर दे रहे हैं, बिजली समय पर नहीं रहती थी, अभी रह रही है, कटौती के बाद अभी लोग की दिक्कत है। तो बहुत सी चीजें जिसको ठीक करनी है। अभी 29 तारीख को आपसे विमर्श में जब ये बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी और सपा में मुकाबला है, तब मैंने आपसे कहा था कि नहीं, मेरा ये मानना है, मैंने पूर्वांचल और अवध की कई 100 सीटों पर बसपा का अपना मेरा आकलन है कि बहुजन समाज पार्टी जमीन पर बहुत काम कर रही है, उसके कार्यकर्ता बहुत कर रहे हैं, और आप चौके भी थे। आपने कहा था कि मैं एक खुलासा कर रहा हूं, मैंने कहा मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जो भाजपा के लिए सर्वे का काम करती हैं, उनके पास भी पहुंच रहा है। क्योंकि हम भी लोग अगर कहीं काम करने निकल रहे हैं तो हमको वो लोग भी मिले जो संघ परिवार से और विभिन्न एजेंसियों से जुड़े थे। और आज देखिए, हम लोग 1 तारीख को बैठे हैं, आज 1 तारीख को अमित शाह जी उस बात को दोहरा रहे हैं जो 29 तारीख को मैंने कहा था। वो सीधा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को समझ चुका है कि भले ही टीवी डिबेट में, मीडिया में प्रियंका गांधी रैलियों में, अखिलेश यादव रैलियों में ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन बूथ पर कार्डर वाइज बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दे रही है। भाजपा को हराने वाला तबका जो है, किसी भी जात वर्ग का है, योगी से नफरत करने वाला जो तबका है, अगर वो बसपा की तरफ घूमा तो बसपा की सीधी टक्कर होगी। यही मैंने 29 को कहा था। और आज जो अमित शाह जी ने व्यंग्य किया है मायावती जी को, मेरी उस बात पर उन्होंने मोहर लगाई है। वो भाप चुके हैं कि असली लड़ाई जमीन पर बहुजन समाज पार्टी से होने जा रही है। और मोहर ये भी है कि अरविंद जी, अगर ब्राह्मण वोट टूटता है और दलित और ब्राह्मण एकजुट होता है तो ये बहुत बड़ा एक मुश्किल भरा कदम होगा। जी, ब्राह्मण ही नहीं, देखिए ब्राह्मण के साथ एक बार और बहुत बड़ा प्रयोग किया है। ब्राह्मणों के साथ विभिन्न जो ब्राह्मण नेता है, सतीश मिश्रा, उनकी जो टीम काम कर रही है, वो ये काम कर रही है कि विभिन्न वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पत्रकार हैं, उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। और पूर्वांचल की राजनीति में बहुत बड़ा एक नाम ब्राह्मणों का, जो कम से कम 35-40 जनपदों में अपना मजबूत हस्तक्षेप सारे दलों में रखता है, और तो और हिंदुत्ववादी छवि वो नंबर 1 पर है। मेरी जानकारी में बहुजन समाज पार्टी के नेता के बिल्कुल वो संपर्क में, किसी भी दिन उनके चुनाव लड़ने की और बसपा से में शामिल होने की घोषणा प्रेस में हो सकती है। ये बहुत बड़ा काम होगा अगर बसपा से वो जुड़ जाते हैं। और नाम आप नहीं बताएंगे, बस इशारा नाम इसलिए, देखिए नाम क्या बताना, मैंने इशारा कर दिया, फैजाबाद मंडल के हैं और हिंदुत्ववादी बहुत बड़े चेहरे हैं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, उनकी तूती बोलती है, और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उपस्थित भी हो चुके हैं। बस घोषणाओं का जैसे होता है ना, अधिकृत घोषणा, वो बाकी है, वो हो जाएगी तो ठीक रहेगा। और
मैं तो ये चाहूंगा अगर उनका घोषणा होता है तो मैं भी चाहूंगा कि हम आपसे उनकी बात भी कराएं घोषणा के बाद, क्योंकि हम लोगों के सारे दलों में संपर्क रहता ही है जी, तो ये जानकारी है, लेकिन हो जाने दीजिए। बिल्कुल मैं आऊंगा। अजय सैनी जी, देखिए जो स्विंग वोटर है और ये जो चाणक्य नीति है, ये उत्तर प्रदेश हिंदी का भी हार्टलैंड कहा जाता है और पॉलिटिक्स का भी हार्टलैंड कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं, वोटर भी बहुत समझता है वहाँ पर, और वहाँ गांव गली गलियारों में ये सब चर्चा होती है कि राजनीति में कौन कितना कद्दावर है, कौन कितना छुटवैया है, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है, सब चर्चाएं होती है उत्तर प्रदेश में। अजय जी आवाज आ रही है आपको? राजीव जी आपके पास आएंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। भाई साहब मैं सुन रहा था त्रिपाठी जी को, विद्रोही जी को, उनकी बातों से आपको और हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे और जमीनी स्तर पे निश्चित तौर पे हम लोगों को आप मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैंने कहा ना कि आप नहीं देख पा रहे हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं जो भी चीजें हैं, नहीं, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर पे आपसे 2 दिन पहले भी कर रहे थे हम, जो स्वस्थ चर्चा थी। नहीं, देखिए भारत के इतिहास में पहली बार मीडिया के ऊपर अंगुली उठना अभी तक, देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो इन पिछले 5-7 सालों में हुई है ये भाजपा को उजागर कर रही है कि आपने किया क्या। स्वस्थ लोकतंत्र को आपने हमला करके, दबाव दे करके, किसी न किसी माध्यम में पैसा दे करके, यहाँ तक कि आप देखिए इस जनता की गाढ़ी कमाई का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। आप सुबह न्यूज़पेपर खोलिए, न्यूज़पेपर में अगर 20 पेज है तो 15 पेजों पे केवल मोदी जी और योगी जी की फोटो दिखाई देती है। क्या आप सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फोटो छापने वाला दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला क्या निःशुल्क छापता होगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं इस जनता की गाढ़ी कमाई का, जैसा त्रिपाठी जी कह रहे थे कि स्वस्थ लोकतंत्र में वंचितों को, गरीबों को, कुचले हुए दबे कुचले लोगों को उठाने की आवश्यकता है और हमेशा रही है। फ्री की जो देने की आदत हम डालने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी मंच से ये नहीं कही होगी कि हम फ्री में आपको ये चीज देने जा रहे हैं। हमने मकान देने के लिए जरूर कहा कि गरीबों को मकान देंगे, क्योंकि गरीबों की मकान की आवश्यकता है, लेकिन हमारे दल ने कभी ये नहीं कहा होगा कि हम आपको बिजली देंगे, आपको पानी देंगे, आपको खाद देंगे, सारा चीज फ्री देंगे। देखिए फ्री देने का मतलब है कि आज हम 9 रुपए यूनिट प्रति यूनिट बिजली जला रहे हैं शहर में बैठ करके, और अगर ये फ्री नहीं देंगे तो हो सकता है कि 3 रुपए प्रति यूनिट सभी को बिजली मिल जाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं टैक्सेस पे असर पड़ता है, और सारे दल अपने अपने तरह से लगे हुए हैं कि किस तरह से लोक लुभावने कि कोई लोग तो आपको बता दे, विडंबना है इस देश की कि स्कूटर और मोटरसाइकिल देने को अनाउंसमेंट कर देते हैं, लैपटॉप देने का अनाउंसमेंट कर देते हैं। आप समय आएगा कहेंगे कि हेलीकॉप्टर ले लीजिए और हमारे हेलीकॉप्टर से ही आप चलिए। ये स्थिति बन गई है। चलिए ऐसा अगर समय आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अभूतपूर्व हो जाएगा अगर हेलीकॉप्टर देने का समय आ गया तो। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु वाजपेयी जी, हिमांशु जी आवाज आ रही है आपको? जी। हिमांशु जी, अगर ये छत्रप उभरते हैं, बसपा को जिस तरह खड़ा कर दिया गया है मैदान में लाके, हालांकि भीतर भीतर काम चल रहा था, लेकिन एक बयान ने बसपा को भी मैदान में लाके खड़ा कर दिया है, तो अगर छत्रप उभरते हैं तो आपको फायदा है या नुकसान है? अभी मैं ठीक से सुन नहीं पाया। अरविंद जी जो कह रहे थे कि आरएसएस के लोगों से, आरएसएस के साथियों से पता चला या मीडिया से पता चला कि बीजेपी बूथ पर मजबूत है, अब बीएसपी बूथ पर मजबूत है। मुझे तो नहीं लगता कि पूरे 5 साल की योगी सरकार में किसी भी योगी जी के एक भी गलत निर्णय का, एक भी आम जनमानस के विरुद्ध निर्णय का बहुजन समाज पार्टी ने सड़क पर उतरकर या बयान जारी करके भी, बयान भी उनके अभी 5-6 महीने पहले से आने लगे हैं, बयान जारी करके भी विरोध करने का काम या विरोध करने का साहस नहीं दिखाया। पहली चीज। दूसरी चीज, आज बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े चेहरे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी आस्था व्यक्त कर चुके हैं और अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने बीएसपी को
मजबूत करने में और बीएसपी को खड़ा करने में अहम किरदार निभाने का काम किया है। हमारे मित्र जो बोल रहे हैं, साथ ही सुन लीजिए, एक चीज को याद रखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो नेता बनाने की मशीन है, राजीव सुन लीजिए, और सुन वो लीजिए। किसी मैं आऊंगा आपके विधायक पास। के और सांसद के जाने से राजीव जी, मैं आऊंगा। वोटरों पे, उसके कैडर पे कोई असर नहीं पड़ा है और न आने वाले समय में पड़ेगा। जैसे चुनाव घोषणा होती है, हमारा दल इतने उभार में आएगा कि शायद आपको दिखेगा कि किस तरह से अरे आप कैडर मुख्यमंत्रियों के लिए एक हो परेशान है, जाएंगे, लड़िए मत आप। और वो सुन एक लीजिए, कसरत होकर के सुन वोट लीजिए, करने जा रहा है। बाद में फिर गुंजाइश रखिए। सुन लीजिए जी, हिमांशु जी। देखिए, मुझे बीएसपी ने नेता बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, देखिए हर पार्टी ने नेता बनाए हैं और कई नेताओं ने मिलकर पार्टियां बनाई। नेताओं से पार्टी और पार्टी से नेता हैं, लेकिन क्या इस वास्तविकता को आप झुठला सकते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के साथ हैं या नहीं है? लेकिन उन चेहरों के पास ये ताकत है कि समाजवादी पार्टी के अंदर अपने वोटों को या बहुजन समाज पार्टी के वोटों को कन्वर्ट करा सकते हैं। बड़ी बात ये है। चलिए, मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। राजीव जी, हिमांशु जी, अजय जी, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे अजय सैनी के पास। अजय सैनी जी, देखिए, जिस तरह आपने चाणक्य नीति से बसपा को मैदान में लाकर खड़ा तो कर दिया है, लेकिन छत्रप उभरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। देखिए, तो पहले मैं इसकी साफ कर देना चाहता हूँ जी, हमने किसी को मैदान में नहीं लाया। ये जो विपक्षी सरकारें पहले रह चुकी हैं, अब इनका आगे कुछ होने वाला नहीं है। ये बौखला चुके हैं, इसलिए ये अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। जो पूर्व में अभी वक्ता मुझसे पूछ रहे थे कि 3 अपराधियों के अलावा कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, तो मैं उन मुद्दे की जानकारी में लाना चाहता हूँ। कुछ नाम तो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी उनको पूरी अगर सूची चाहिए तो मैं वो भी उन्हें दे सकता हूँ। मुख्तार अंसारी जी के अलावा अतीक अहमद, ब्रजेश कुमार और ओम प्रकाश जी, अमित कसार जी, आकाश जाट और उधम सिंह जी, निखिलेश, राजेश, उमर, ऐसे ना जाने कितने ही अपराधी हैं। तो आप अपराधियों के आगे जी क्यों लगा रहे हैं? मैं ना जाने कितने अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं। धनंजय सिंह जी तो चुनाव लड़ रहे थे, ये बात अपराधियों की कर रहे थे, अपराधी योगी सरकार जी इनकी सरकार की, चाहे वो मायावती इनकी सरकार के अंदर अपराध अपनी चरम सीमा पे था उत्तर प्रदेश, घूम रहे थे। और आज राजीव जी, ये सारे अपराधी, राजीव जी, मैं जवाब लूंगा आपका। अजय जी, जी जी, तो मैं बता रहा हूँ, जितने भी ये अपराधी हैं आज उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं, जो मोस्ट वांटेड अपराधी थे। अब ये बात कर रहे हैं कि बुआ और बबुआ की टिप्पणी होने की। देखिए, तो हम किसी को मैदान में नहीं लाए। दूसरा, मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आएगी, और जो रोल मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को दिखा रही है, वो रोल मॉडल आगे भी चलता रहेगा। जितना विकास कार्य पिछले 5 सालों में हुआ है वो जनता को पता है, और जनता वो ये भी भली भांति जानती है कि उसे किसकी सरकार लानी है, और जनता कोई इनके बयानों में पागल आने वाली नहीं है। तो आगामी चुनाव में ये पता चल जाएगा कि विकास की सरकार को चुना गया है या नहीं जी। तो विपक्षी पार्टियों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही है। बिल्कुल
बिल्कुल। मैंने विकास मॉडल की बात की। जी। बताएं। तो अपराधियों की मैंने आपको बता दी। बिल्कुल। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप अजय सैनी से? एक सवाल उठा कि पूरे लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी मैं एक बार अपनी ओर रखना चाहूंगा। जो इन्होंने कहा पहले हुआ है, पहले भी हुआ है, कोई तरह की हानि करेगी। पूरे प्रदेश में आपने विकास किया। अभी और आपको एक बता दें, प्रधानमंत्री जी हमारे कानपुर आए थे और उस दिन मौसम खराब के कारण उनको बाई रोड यहाँ से लखनऊ तक जाना पड़ा। सुबह सुबह अजय जी सुन लीजिए, अजय जी आपका जवाब मैंने लिया, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, आपके प्रधानमंत्री जी लखनऊ से, हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी कानपुर से लखनऊ जा रहे थे। सुबह प्रिंट मीडिया में छपा कि 526 झटके प्रधानमंत्री जी को गड्ढों के लगे। बड़ी हेडिंग थी दैनिक जागरण की। यानी 80-79 किलोमीटर के जो रोड है कानपुर लखनऊ की डिस्टेंस जो है ये 79 से 80 किलोमीटर, और एयरपोर्ट तो और कम ही होगा, हमको लग रहा है 70 किलोमीटर होगा। 70 किलोमीटर में 526 गड्ढे मिले। क्योंकि हम आप तो रोज चलते हैं मुकेश जी, प्रधानमंत्री जी चूंकि उस पर यात्रा कर दिया इसलिए उसको छापा गया। ये हमारे मित्र सोन लेक के इस तरह से गड्ढा मुक्त इन्होंने किया है। दूसरा चीज, लखनऊ के अंदर आप घूम के बता दीजिए कि पिछले 5 सालों में इनके एक रोड बता दीजिए, एक फ्लाईओवर बता दीजिए, एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए। जिस लखनऊ को हमने सजाया और सुधारा, उसी लखनऊ के बड़े बड़े पार्कों में जो हमने बनाया था, जिनपे इन्होंने आरोप लगाया, वो लखनऊ की आज शान है। और माननीय अमित शाह जी, योगी जी और प्रधानमंत्री जी उन्हीं पार्कों में अपनी रैलियां सफल बना रहे हैं। तो ये अजय सैनी जी को जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आपने कह दिया है। मैं हिमांशु वाजपेयी जी के पास आना चाहूंगा। तो 2007 से 12 के बीच में हिमांशु बहुजन समाज पार्टी ने नोएडा को नोएडा बनाया, लखनऊ को लखनऊ बनाया, और हमने 75 जनपदों के अंदर निःशुल्क बिना फार्म भरवाए हर जनपद में 50,000, 1 लाख, जिस तरह के, हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरा उत्तर प्रदेश की जनता को दे दिया, लेकिन गरीब जनता के लिए जितना सरकार कर सकती थी, जितना सरकार का क्षमता था, उतनी हमने मकाने बनाकर मान्यवर काशीराम योजना के तहत सारे गरीबों को उपलब्ध कराए। ठीक है, महामाया योजना के तहत हमने पैसा जमा कराए। जो बालिकाएं जन्म लेती थी उनको जन्म लेते ही 18-20 हजार रुपया जमा करके 20 साल के लिए कराया। ये सारी योजनाएं हमारी थी। लेकिन इनकी योजना क्या है? इनकी योजना आज रेवड़ी बांटने की है। 5 साल कोई काम नहीं, और 6वें साल में रेवड़ी बांट करके और फिर जनता को गुमराह करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। अभी 79 दिन से लड़के बैठे थे यही ठंडी और गर्मी में, लाठियां मारी गई 5 कालीदास के मार्ग के पास। वो नौजवान भूला नहीं है। नौकरियों में आरक्षण का जो खेल जिस तरह से आप लोगों ने 79 बिल्कुल चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे हिमांशु वाजपेयी के पास। हिमांशु वाजपेयी, देखिए आप कह रहे थे कि काम नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन गड्ढे तो गिन ही लिए बसपा ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध पर बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते हैं कि हमने जब से सरकार में आए हैं सारे माफिया जेलों में हैं, सारे माफिया भाग गए हैं, सारे माफिया एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। और ये कहानी अगर हम शुरू करें, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर इतनी माफियाओं को लेकर संजीदा है, इतने हाई गुंडागर्दी को लेकर संजीदा है, तो माफियाओं की सूची जारी कर दीजिए। इसके टॉप 10 माफिया क्यों नहीं जारी करते नाम आपके? इससे नहीं जारी करेंगे कि उसमें उन्नाव का नाम आएगा, वाराणसी का नाम आएगा, गोंडा का नाम आएगा,
बस्ती का नाम आएगा, देवरिया का नाम आएगा, महोबा का नाम आएगा, और क्या नाम इसका, सुल्तानपुर का नाम आएगा, गोंडा का नाम आएगा, फैजाबाद का नाम आएगा, और तमाम वो नाम आएंगे जो योगी आदित्यनाथ जी के कहीं ना कहीं आसपास घूमने वाले लोग हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई करने की इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। और दूसरी चीज, ये लोग अगर गुंडागर्दी पर भाषण देते हैं, ये वही सरकार है जिसमें एक 3 स्टार इंस्पेक्टर के हत्यारे को जेल से छूटने पर माला डालकर भारत माता की जय का उद्घोष किया जाता है, और उसके उपरांत उसको भारतीय जनता पार्टी में पदासीन किया जाता है और सुक्का फजीयत होने के बाद हटाने का काम किया जाता है। इनकी सरकार वही है जो हाथरस में एक मासूम की हत्या, बलात्कार और हत्यारे दरिंदों को बचाने के लिए इनकी पुलिस पूरे गांव को एक छावनी में तब्दील कर देती है, एक टापू में तब्दील कर देती है, और आनन फानन में जबरन उस बेटी का अंतिम संस्कार भी उसके परिवार की मर्जी के विरुद्ध कर देती है। तो ये लोग जब हत्यारों पर और भ्रष्टाचार पर ये बात करते हैं, और भ्रष्टाचार पर मैं त्रिशूल जी आपको बता दूं कि अभी चूंकि भ्रष्टाचार पर भी ये लोग बहुत भाषण देते हैं। अभी भोपाल में आपने भी देखा होगा कि एक सांसद की है जो 600 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, जो कोर्ट ने आदेश किया है, उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया है। उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, मौन धारण कर लेंगे उस पर देश के प्रधानमंत्री जी मौन धारण कर लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में इनका दोहरा मापदंड हमेशा रहता है, चाहे अपराध हो चाहे भ्रष्टाचार हो। जो इनके साथ बैठा है, इनके पास बैठा है, प्रधानमंत्री जी की जो नजदीक की नजर है वो बहुत कमजोर है। दूर की नजर उनकी मजबूत है, लेकिन नजदीक की नजर बहुत कमजोर है। उनको अपने पास बैठा गृह राज्य मंत्री जो एक गुंडे जैसा व्यवहार करता है, एक हत्यारे को शरण देने का काम करता है, जो स्वयं एक हत्या का आरोपी है, वो नहीं दिखता उनको। उनके पास बैठे अमित शाह जी के जो शहजादे हैं, जिनकी जो रकम है वो कैसे एक साल में कितना गुना बढ़ गई, वो नहीं दिखती है, उस पर उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। अपने बगल के सांसद जो बैठे हैं उनके ऊपर 600 करोड़ रुपए का आरोप है, वो उनको नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री जी की कहीं ना कहीं, या तो मैं कहूंगा कि नजदीक की नजर कमजोर है, या नजदीक को देखना नहीं चाहते, या आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। और तीसरी चीज, हमारे साथी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इस देश का एक एक व्यक्ति उनका बतौर इस देश के प्रधानमंत्री सम्मान करता है, लेकिन जब वो चुनाव की बेला में, मैं कई बार आपके चैनल पर ये बात कह चुका हूँ, जब वो चुनाव की बेला में चुनावी मंचों पर खड़े होकर हम पर निशाना साधने का काम करेंगे, हम पर तीर छोड़ने का काम करेंगे, हम पर कटाक्ष करने का काम करेंगे, तो उस वक्त निश्चित रूप से वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। उस चुनावी मंच से उतरने के बाद हम उनका वही सम्मान करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब उनको स्वयं अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, तो हम कहाँ तक उसकी गरिमा का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल समय कम है। अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से वोटों का एक गणित है, आप जो बता रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, तो फिर 50% वोट बीजेपी के पास कौन सा है? अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम टूट रहा है, पूर्वांचल में ब्राह्मण और दलित टूट रहा है, तो फिर वो 50% वोट कौन सा है बीजेपी के पास, जो मेजोरिटी का है? जात तोड़ो समाज जोड़ो की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। संपत्ति और संपत्ति का त्याग ही समाजवाद है, ये भी उन्होंने कहा था। चर्चा पर्चा और खर्चा के बिना राजनीति नहीं होती है, राजनारायण जी भी कहते थे। वो कहते थे नारी और नारा के बिना नहीं होगा। सामाजिक चेतना से राजनीतिक उपलब्धि तक ले जाने वाले माननीय काशीराम को कौन भूल सकता है? अंत्योदय को गरीब से जोड़ने में दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं बोल सकता है। अब आप ध्यान दीजिए कि देश की राजनीति में हो क्या रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, काशीराम जी, डॉक्टर लोहिया जी, सबका नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हो, बड़ी खूबसूरती से ले रहे हैं जी। और चुनाव में प्रमुख मुद्दे कौन से थे? उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था जी। और अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया भ्रष्टाचार। जैसे चावल के बनता है घर में, एक दाना देख के जान जाते हैं कि पूरा चावल बना है। जो पिछले 10 दिन से भ्रष्टाचार के चर्चा हो रही है, जैन बंधुओं के यहाँ, राय साहब के यहाँ, सब और यादव, जैनेन्द्र यादव सबके यहाँ, इसका जो संदेश चला गया गांव-गांव में मतदाताओं के बीच में, उस संदेश से कैसे समाजवादी पार्टी उभरेगी उसकी चिंता करें। कानून व्यवस्था के सवाल पर जब बात आप करेंगे तो कानून व्यवस्था में जान लीजिए, आजम खान जी मंत्री थे कैबिनेट और मुख्यमंत्री थे
अखिलेश जी 13 बार आजम खान नाराज हुए, अखिलेश यादव उनको मनाने घर गए जी, और वही संदेश दे दिया भाजपा ने, उनको जेल में बंद कर दिया और सपा आंदोलनरत नहीं है। तो संदेश क्या जा रहा है? संदेश जा रहा है कि भाजपा ने वो काम कर दिया जो अखिलेश भी नहीं कर पा रहे थे। अरविंद जी समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। अरविंद जी, अजय सैनी जी, राजीव उपाध्याय जी, हिमांशु वाजपेयी जी, आप चारों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आरोप और प्रत्यारोप का भीषण महायुद्ध प्रारंभ हो गया है और इस भीषण महायुद्ध में जनता को ये समझना है कि जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं इसमें अच्छा कौन है और खराब कौन है, और यही लोकतंत्र का उत्सव है और इसी में जनता तय करेगी कि किसको चुनना है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।